हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से आज की क्लास शुरुआत करेंगे। हड़प्पा सभ्यता कौन सी बात होती है? तो लगातार हम लोग 7 क्लास से हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। ये 8वां क्लास है, नहीं क्लास नंबर आज 8 चलेगा। BSEB यानी क्लास 12 और BSEB का जो बोर्ड है हमारा इंटरमीडिएट काउंसिल का, उसके तहत हम लोग शुरुआत किए थे हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों की पढ़ाई किया। नहीं, सबसे पहले आपने यह देखा कि हड़प्पा की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। नहीं, और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो पहले माना जाता था कौन सी? वैदिक सभ्यता। लेकिन बाद में जब हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई तो पता चला कि भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे सभ्यता आती है और जाती है, लेकिन भारत की जो सभ्यता थी वह भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। और आज से 5000 वर्ष पहले हमारे भारत के लोग वह जिंदगी जीते थे जिसको जीने के लिए आज भी हम लोग तरस रहे हैं। ये कौन गिफ्ट में दिया है? गिफ्ट किसका? 3 रुपए का। चलिए प्रसन्न होके आपको हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पुरातत्व। नहीं, पुरातत्व क्या है? उसके बाद आपने देखा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई, और आगे चल के सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 व्यक्ति RD बनर्जी और दयाराम साहनी, दोनों ने मिलकर 2 जगहों का खोज कर डाला, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से हमारे सामने आ गई। लेकिन हड़प्पा सभ्यता न केवल सिंधु नदी के आसपास बल्कि यह जो था सरस्वती नदी के आसपास भी फैला हुआ था। नहीं, और दूसरी बात आप एक और चीज देखें कि हड़प्पा सभ्यता कोई छोटा मोटा जगह में फैला नहीं था, बल्कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में आपने जाना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगर कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 पद्धति के आधार पर कहा जाए तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व थी। नहीं, उसके बाद हड़प्पा जो था वह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पे सारे सुख सुविधाएं मौजूद थी, और उसमें हम लोगों ने वहाँ से जो प्राप्त नगर था उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगन और बनावली, इतना चीज़ों के बारे में जानकारी आपने लिया, और आशा करते हैं कि आपके दिमाग में भी पता हो। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पे अभी जाता था, जो लोग उसमें अन्न की पिसाई करते थे, नहीं, वह भी पाया गया, जिसका नाम उस समय के चक्की को हम लोगों ने रखा अवतल चक्की। नहीं, आपको देखे थे कि अवतल चक्की दो प्रकार का हुआ करता था। एक था जिसमें नीचे वाली जो चक्की था उस पर, यानी नीचे वाली चक्की पर ऊपर छोटी चक्की जो थी उस पर चला करती थी। नहीं, और दूसरी प्रकार का जो था जिसमें ऊपर वाली चक्की से क्या किया जाता था? कूटा जाता था जड़ी बूटियों को या औषधि को या आयुर्वेद को, वही ना, या मसालों को। उसके बाद आपने पढ़ते पढ़ते एक और चीज़ पढ़ा, और वह चीज़ें थी, वह आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना काफ़ी विकसित, सुव्यवस्थित और सुसंगठित थी, जिसमें सड़क व्यवस्था, जल निकास प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार और ईंटों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ईंट के बारे में अगर बता दी जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसमें जो ईंट पर प्रयोग करते थे वह पकाई गई ईंट होती थी, और आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, पता है सभी को। और ईंट की आकृति कैसी होती थी? चतुर्भुजाकार हुआ करती थी, और सबसे बड़ी ईंट जो था करीब 51 × 26 और × 6, 51 सेंटीमीटर में था, और समान ईंटा हुआ करता था 28-14-6 सेंटीमीटर में हुआ करता था। उसके बाद
आगे अगर हम लोगों ने पढ़ा तो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप भी पढ़ा। आप सभी को पता है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था का तो हमें विशेष जानकारी नहीं मिलता है, चूंकि वह जमीन के अंदर से खोद कर निकाली गई। लेकिन उत्खनन जब हुआ तो यहाँ अनुमान लगाया गया, कैसा अनुमान लगाया गया कि कोई भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, और जिससे पुरोहित वर्ग इस कह सकते कि नगर का शासन व्यवस्था को चलाते थे। पुरोहित वर्ग कौन थे? उच्च नहीं, उच्च वर्ग कहिए, चाहे आप कहिए कि बहुत पैसे वाले हो, नहीं, तो वो सारे लोग जो थे पुरोहित वर्ग शासन किया। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, तो आप सिंपल कहिएगा कि वैसे तो कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन वहाँ के भव्य मंदिरों को देखते हुए यह अंदाज लगाया गया कि वहाँ पे शायद पुरोहित वर्ग जो थे वही वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते थे। कोई दिक्कत? दूसरी बात, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ तो वहां से हड़प्पा में दुर्ग प्राप्त हुआ। दुर्ग का मतलब होता है किला, किला का मतलब पूरा घेरा हुआ, नहीं, तो किला प्राप्त हुआ। तो यहाँ का शासन सुदृढ़ दुर्ग के द्वारा होता था। पता चला कि शायद वहां का शासन दुर्ग के द्वारा होता होगा। उसके बाद हम लोगों ने जाना सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में लोग कैसे रहते थे। तो पता चला कि उसमें परिवार जो थी वहां की मुख्य इकाई हुआ करते थे, यही ना हुआ। और वहाँ पे बहुत सारे मात्रा में मूर्तियाँ प्राप्त हुई, खासकर नारी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि जो था सभ्यता वह मातृसत्तात्मक नगरीय सभ्यता, मातृसत्तात्मक। और चूंकि इसके लिपि का कोई पता नहीं चला, इसलिए भाव चित्रात्मक लिपि से कहा गया। हड़प्पाकालीन समाज की विशेषता आपने पढ़ा कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग थे। नहीं, यहाँ पे आपने देखा कि स्त्रियां जो थी सजने संवरने का काम करते थे, पुरुष भी कम नहीं थे, वो भी सजते संवरते थे, बहुत सारे कंठहार हंसुली का प्रयोग किया करते थे। धार्मिक जीवन में आपने देखा कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता में वैसे तो बहुत सारा मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जाता कि जो गौरी थी, चंडी थी, काली, दुर्गा, वह जो देवता आज हमारे सामने मौजूद है वह पहले भी मौजूद हुआ करती थी। नहीं, उसके बाद दूसरी बात, एक मूर्ति मिला है जिसके स्त्री के गर्भ से कौन चीज, एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे अनुमान लगाया कि यह धरती देवी को भी पूजा किया करते थे। नहीं, उसके बाद यहाँ एक और चीज हुआ, स्वस्तिक का चिन्ह भी मिला है, जो कि सूर्य पूजा से इसका अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगन और लोथल से तो वेदी भी मिला है, जिससे अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है। वेदी समझते हो ना, जो हम लोग हवन कुंड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जब व्यक्ति मर जाते थे उस समय हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में, तो दो तरीके से उसे शव का समाधान किया जाता था। एक था जब दो तरीके से क्या, तीन तरीके से किया जाता था। नहीं, पहला जो था पूर्ण समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण शव को, पूरे लाश को क्या कर दिया जाता था, भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। दूसरा था जिसका नाम था आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और बची खुची भाग को दफना दिया जाता था जमीन के नीचे। और तीसरा था दाह कर्म, जिसमें जो व्यक्ति मृत पाए जाते थे उसको शव को जला दिया जाता था और क्या होता था, भस्म को गाड़ दिया जाता था। यही ना था आपका। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कल आर्थिक जीवन। मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया। पार्ट नंबर 6 है, जो कि अपलोड हो गया होगा या हो रहा होगा अभी, ठीक है, मैंने अपलोड पे चढ़ा दिया है। और आज का एक और खासियत, आज करीब 40 के आसपास वीडियो मिलेंगे, जिसमें राजगीर की पूरा सैर होगा। नहीं, एकदम शुरू से लेके अंत तक हर मंदिर का पिक्चर, हर पहाड़ का पिक्चर है। तो आशा करते हैं कि आप लोग न केवल देखेंगे बल्कि लिंक को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि पूरा भारत में हमारा चैनल तहलका मचा दे। नहीं, और आप लोगों जैसे बच्चा हो तब तो कहना ही क्या है। जब क्रिकेट खेलने जाते हो 11 दूनी 22 खिलाड़ी होते हैं, पहले सबसे पहला काम यही करना कि 2200 का मोबाइल लेकर सब्सक्राइब करने आता है ना, एकदम लर्नर आइज वाई VRP लिखोगे तो लाल रंग से नीचे आएगा, उसको दबा देना, अपने घंटी बाजेगा, सबसे ऊपर मारना, घंटी में सबसे ऊपर यानी ऑल पर, ठीक है। उसके बाद हमारा तमाशा शुरू होगा। कुछ दिन बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ क्रिकेट का भी वीडियो डाले, ताकि नवयुवक लोग हमारे जुड़े ना। कभी मैच उच हो तो एक वीडियो बनाइएगा, भेज दीजिएगा। नहीं, करवा नहीं देंगे, जो हो रहा है ना हमसे मत करवे, अपने हाँ तो होने वाला है। तो आप सिंपल सा किसी को मोबाइल पकड़ा दीजिएगा,
मेन होता है कहाँ पे बता दो, टॉस होता है उसको ले लीजिएगा सीन, ठीक है। और उसके बाद जब पहला ओवर होती है उसको शुरू का 5-6 ओवर, लास्ट का 4-5 ओवर कर दीजिएगा। फिर दूसरा टीम आएगी तो उसका 5 ओवर और लास्ट का 4-5 ओवर, ठीक है, वो कर लीजिएगा। बस उतना ही में काफ़ी है। के शुरू से स्कोर बढ़ता हुआ लास्ट में जाएगा, तो लीग बता दीजिएगा कितना रन हुआ लास्ट में इसका, उसका कितना हुआ। नहीं 4 रन नहीं भी बताइएगा तो थोड़ा सा क्या, इतना कर लीजिएगा आप लोग, इतना नौजवान हो, उसके बाद उसका भी नाम हम फेमस कर देंगे क्या। चलिए तो ये काम किया जाए, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और सूचना दे दूं, पढ़ाई तो चलती रहेगी। आप सभी को सबसे पहले कल की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्यों, क्योंकि कल का क्लास हम लोगों का बंद रहेगी, चूंकि महाशिवरात्रि है और सभी लोग भगवान नहीं शिव का दर्शन। क्या हुआ मिनका जी? ओ हाँ, तो सुनिए, तो कल आप लोग आराम से जाएंगे, कतार में ही जाएंगे। और चूंकि धक्का रहता तो धक्का नहीं खेलिएगा, दिन दुनिया ठीक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अपने ग्रुप में रहे, अच्छा से रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लड़का होंगे जिसको आदमी पैदा नहीं किया होगा, कुत्ते पैदा किए होंगे, ठीक है। तो कल मैं एक और बात बता दूं कि उन बच्चों से अलग रहे। आपको लगे मेला में कि कोई खराब नज़रिए वाले व्यक्ति हैं तो कृपया अपनी सुरक्षा खुद करें और भीड़ से बच के चले, क्योंकि लोग वहाँ पे मेला देखने और भगवान शिव का दर्शन करने नहीं जाते हैं, आपको वहाँ पे धक्का खेलने जाते हैं। नहीं तो ये सारा चीज़ रखिएगा। और सबसे पहली बात, अपने जो परिवार के लोग हैं अगर वहाँ पे मिलते हैं सभी लोग, तो एक ग्रुप में अच्छा से संस्कारी बन के रहना है, नहीं ना कि हुआ नहीं। और दूसरी बात, नंबर लेने देने का काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि मेले में सब खूब चलती है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बता दूं, एक बार मैं नहीं, पहले होता था शादी में, जानते हो पहले सब शादी हुआ करती थी तो 2-4 गो लड़की उसी में अपने प्रेमी को खोज के शादी ठीक कर लेती थी पहले का। लेकिन अब थोड़ा सा जमाना चेंज हुआ, अब लड़कियां लोग और लड़के लोग हाईटेक हो गए, नहीं, क्योंकि पहले से ही भगवान शिव का दर्शन कैले रहते हैं। तो और दूसरी बात है कि अब जो मरवा बनता है उसमें लड़कों को अलाउ होता नहीं जाने का, चूँकि वही लड़का होता है, उसका भाई या उसके माँ पिता रहता है, यही ना रहता है। बाहर वाले को अब उधर से हाँ नहीं, उसको रहने नहीं दिया जाता। मरवा में जाने देते हो क्या? उधरे सोटा ले लो, भागै छे कि ना। और मरवा में भी हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं रहने देते, मुश्किल से 2-4 लोग रहते हैं, क्या कि सब जन्मे कर अच्छी आदमी तब पैदा लेता नहीं आजकल। तो इसीलिए तो वही, अरे दिख जाएगा कल मेला है ना, कल दिखेगा कितना जानवर है सिर्फ, ठीक है। तो क्या तुमको क्या लगता है, मनुष्य का रूप ले लेने से क्या मनुष्य हो जाएगा? वो दिखता है। चलिए ओके, तो इन सब चीज़ों को। और दूसरी बात, आराम से जाएंगे, बाजार की चीज़ ज़्यादा नहीं खाइएगा, ठीक है। आप ठीक है, पोखरी वाला पानी पीजिएगा। और एक सुन लो, फुचका फुचकी और गोलगप्पा जो खाने का मन करे, ओ कल्ले के लिए रहे दहो, ठीक है। सुनिए, तो कल आप लोग मेला जा रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या करें, देखते हैं कल का प्लान, देखते हैं क्या होता है। हम जाएंगे भी तो तुम लोग ना कहना सर तनका फुचका आता, तुमका जिलेबी। चूंकि मैं मेला में कुछ खाता नहीं, मैं चरन्नी भी नहीं खर्च करता। हाँ, अब छोटा सा बेटा है तो बेटा के लिए तनी खिलौना ले लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो अरे भैया जी का तो और अपन कहाँ से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। अपन तो तू ही सही, सब तो अपने है, कौन है। चलो नहीं, और कल में दिखे। चलिए यूट्यूब वाले गुस्सा जाएंगे। हाँ एक बात करिए, तो सबसे पहले आपको शिवरात्रि की महाशुभकामनाएं। और आप लोग अच्छा से, तो बोले ना कि तो आपको भी सर चुप पे हम ही बोलो भाई। चल
तो ध्यान रखिएगा, आराम से जाना, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपके जीवन को क्या कर सकती है, तबाह कर सकती है। ठीक है, जाते हो मेला देखने, मेले देखना, भगवान शिव के दर्शन कर लेना, अतनी जल चढ़ाना तो अच्छा से, क्योंकि पीछे से फेर वह कुतबा से रहेगा। ठीक है, ठीक है, पता चलेगा तोरे शिव पार्वती मान लेगा, क्या कि ऊपर से। तो ध्यान रखें, अपने ग्रुप में रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। काबिल नहीं बनना, काबिल बनने का मतलब है कि ओकरा से मुंह फुले ले, ओकरा से मुंह फुले ले हैं। एक ग्रुप में जाइए, अच्छे से जाइए, ठीक है, आराम से जाइए। और मेला है तो छटपटाना नहीं, जैसे दूर रहेगा भागे ना रे, भागे ना ना, क्या कि ऐसा नहीं। अगर ग्रुप में हो तो ग्रुप के अनुसार चलो, सब एकता बनाते हुए आगे बढ़ो। कंप्लीट है। तो कल भगवान शिव का तांडव देखो। नहीं, अच्छा, शिवरात्रि जो मनाई जाती है, भगवान शिव का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। क्या हुआ था, विवाह, बारात निकलती है ना। हाँ, तो कल हम लोग भगवान शिव के शादी समारोह में जाएंगे। ठीक है, हम लोग बरियतिया है, माने हम लोग नाग बाबा भूत बाबा से हैं। चलो, तो कल क्लास बंद रहेगी, यूट्यूब वाले आपका बंद नहीं रहेगा, आपका चलते रहेगा। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पर वीडियो आते रहेंगे, लेकिन हम लोग का ये क्लास कल बंद रहेगा। कल हम लोग एक वीडियो सुबह सुबह अपलोड करेंगे करीब 12 बजे तक। कल शिवरात्रि है, कल देखेंगे भगवान शिव के बारे में कुछ वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। हमारे पास तो भूत होता है ना कि नचा कर दिखा देंगे। बढ़ जाए बच्चे लोग। हाँ, और क्या पढ़ा कल का क्लास, काफी इंपॉर्टेंट रहा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, जो आप लोगों ने कहते कि लिख कर भी लाइएगा, शायद कमेंट बॉक्स में भरे होंगे आप लोग। चलिए, तो आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन का मतलब होता है आपके जीवन को चलाने वाली। सुन लो बउआ, ओए, सब दिन तक गप्पे करना है, जब तक आजाद हो, नहीं, जब तक आजाद हो तब तक तो पढ़ लो, क्योंकि जैसे ही बंधन में बंधोगे, मौन न करेगा बात करने, कोई आके उठाएगा तो नहीं, उठू न है, बात चल लाती है। बोलो, अभी अखनिए बउआ को उन्हें कारी सुताए हैं, उन्हें कारी गैया बांध के आए हैं, तो फिर चल रहा। ठीक है, तो ध्यान दो। आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन देखिएगा। मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहां की अर्थव्यवस्था के उन्नत स्वरूप का पता चलता है। उन्नत स्वरूप का मतलब क्या होता है? उन्नत स्वरूप का मतलब होता है बेहतरीन तकनीक, नई नई तकनीक, जिसमें हम कैसे समझे कि उन्नत तकनीक था, तो उसको समझने के लिए हम निम्न बातों पर ध्यान देते हैं। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, और तीसरा शिल्प कला तथा उद्योग धंधे। गौर से सुनो, लिखना आप ही को है, आपको कोई लिखने नहीं आएगा। वो जवानी के दिन अब लद रहे हैं, नहीं। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, तो कृषि जो था हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भाग था। तो एक बार फिर से सुनो, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी काफी उन्नत प्रणाली की थी, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। खेतों की उर्वरता शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कभी अन्न की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बाढ़ अक्सर आते रहते थे, और बाढ़ के कारण वहां की मिट्टी काफी उपजाऊ हुआ करती थी, और अनाज रखने के लिए भंडार गृह थे, नहीं। और कपास की भी खेती होती थी, जिसे लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे, सूती वस्त्र बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियों का प्रयोग करते थे, और मेसोपोटामिया में कपास जो होता था उसे क्या नाम से जानते थे? सिंधु नाम से उच्चारित किया जाता था। किसको? मेसोपोटामिया में, यहां से जो कपास जाता था मेसोपोटामिया में,
उसको सिंधु नाम से जाना जाता था और यहाँ पे गेहूं और जौ का उपज होती थी। और इसके साथ साथ केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज का भी उत्पादन हुआ कर। क्या कृषि के बारे में आप लोग लिख के लाए होंगे, आशा हम करते हैं। दूसरा, पशुपालन। पशुपालन, कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन भी किया करते थे। और यहाँ पे 2 प्रकार के बैल मिले हैं, जिसमें कुबर यानी कुबरदार बड़े सींग वाले और दूसरा बिना कुबर वाले छोटे सींग वाले। गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा एवं ऊंट इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। कुत्ता शिकार के काम में भी आता था। इनके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि के भी मूर्तियां वहां से मिली हैं। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, शिल्प तथा उद्योग धंधा। कृषि, पशुपालन तथा के अलावा यहाँ पे शिल्प उद्योग भी काफी प्रचलित हुआ करता था। क्या कोई दिक्कत है क्या बच्चे लोग? नहीं। और यहाँ की जो है खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे कपड़ा बुनने का काम होता था। कुंभकार लोग जो थे मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। किसका बर्तन बनाया करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और चाक का के द्वारा ये बनाते थे। स्वर्णकार जो थे वह आभूषणों का निर्माण किया करते थे। और स्वर्ण का मतलब सोनार नहीं, आभूषण बनाते थे। और वो आभूषण जो बनते थे किस चीज का बनता था बच्चे लोग? चांदी के और सोने के बनाए जाते थे, लेकिन चांदी के बर्तन भी बनाए जाते थे। कोई दिक्कत? चांदी के आभूषण के साथ साथ बर्तन भी बनाए जाते थे। समझ रहे हो बात को? और उसके बाद शंख, सीप, घोंगा, हाथीदांत से भी उपकरण का निर्माण होता था। तो ये सारा था शिल्प। तो ये था आपका आर्थिक जीवन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके व्यापार और वाणिज्य। सुनो, लिखना तुम ही को पड़ेगा। टाइम देख लो तो अभिलेश जी, 7:10 इसमें टाइम देखे कितना मिनट हुआ है। ठीक हो ना? क्लास है? ठीक है, पढ़ लो, हमू पढ़ा ले लो। ओके बाय। चलिए तो ध्यान दो, कहता है व्यापार तथा वाणिज्य। कितना बोले टाइम? 22 मिनट पे वीडियो मिलेगा इसका। ठीक है, लिखना पड़ेगा, लिखेगा। व्यापार तथा वाणिज्य। व्यापार क्या है समझिए। सभी लोग जानते हैं कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ खरीद और बिक्री करते हैं। वाणिज्य, वाणिज्य भी क्या है? जो आप व्यापार व्यवसाय करते हो वही तो आपका क्या है। ठीक है, देखिए आपका जो जीवन है वह चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक शिक्षा, नहीं, शिक्षा से आती है संस्कार, और दूसरा होता है कमर्शियल। कमर्स का मतलब आपका आर्थिक, पैसे, यही ना। जैसे कल सीप से दर्शन करेंगे तो न केवल सीप से दर्शन होगा, बल्कि वहां पे हमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि हम अपने मन की शौक को भी क्या कर सके, पूरा कर सके। नहीं, पैसे का भी अपना महत्व है। तो आइए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करें। क्या प्रिया जी, ठीक है ना? कल शिवरात्रि है, आराम से जाइएगा या घर में ही भगवान शिव का दर्शन कर लीजिए। वैसे मैं तो कभी दूर जाकर जल नहीं चढ़ाता हूँ, मैं तो अपने घर में ही चढ़ा लेता हूँ। लेकिन सबकी अपनी श्रद्धा है। नहीं, कोई जाकर यहाँ बैद्यनाथ में जल चढ़ाता है, कोई बटेश्वर नाथ में चढ़ाता है, कोई गांव के मंदिर में चढ़ाता, कोई अपने घर में ही चढ़ा लेता है। नहीं, कोई तो अपनी श्रद्धा है। क्या इसमें रोक है? जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ चढ़ाना ही है। हाँ, लड़कियों को थोड़ा जबरदस्ती रहता है। नहीं, वाह, तब तो हमारे युवा लोग जागरूक हो गए हैं। नहीं तो पहले के जमाने में मम्मी जबरदस्ती चढ़वाती थी। चढ़ो न ताई देवो 2 मुंगरी, अरे भगवान पूजा होती इनकी कथी पूजा होती ना। लेकिन आजकल की लड़कियां, चूंकि सभी लोग शिक्षित है, समझदार है, मम्मी को भी समझा देते कि मम्मी घर के देवता से बड़ा कोई देवता, हमको मन में आता तो हम तू चढ़ाबो ना, लेकिन हमरा जबरदस्ती करबे तब तक न चढ़बो। चलिए ठीक है, श्रद्धा होना चाहिए। अब पूजा पाठ करने का मतलब ही नहीं कि शरीर में पानी चढ़वा ले। ठीक है, आपको जितना बर्दाश्त होता है उतने करे। भगवान को पूजने से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है और न कम मिलता है।
समझ रहे हो? मन में श्रद्धा हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ हो तो एक बूंद देह पर छिड़क देने से गंगा स्नान हो जाता है। कौन दुनिया में सब आज खो गया। बेटी जी संध्या, क्या हो गया बाबू को? बोलना, पूरा दुनिया में तो हल्का मचा दो, एक दांत तांडव हो जाते। चलो चलिए, अरे हम बेटे बेटी के लिए ना जीते हैं, तुम लोग तभी तो हम है ना, तो हमारा कोई अस्तित्व है। चलो आगे बढ़िए। इतना कमाते हैं, दिन रात बोलते तोरे सा ना, गला बजा बजा के पढ़ाते। ओए देखो ये हो गया। अरे चॉकलेट तो जिंदगी भर खाना है। नहीं सुनो ना, अरे अच्छा भूल गए वो दिन 23 तारीख वाला? आए क्या चॉकलेट नहीं बटा था अखिलेश जी? बटा था कि नहीं? तेने पूछ देख। अरे 23 नवंबर को मेरा बर्थडे के दिन नहीं बटा था, 24 को बटा था। अरे हम बड़का पैकेट लाए से तो कौन खा गया था? अरे नहीं इसमें अरे तुम लोग हल्ला किए तो 24 को सुबह में लेकर मैं बड़ा पैकेट बांध। तू ना यह चाल अगर रहता हो तो समझिए, मानी तो देखिए तो खा लिया ऊपर से शिकायत तो बतियाता है। मैंने 24 तारीख को सुबह में लाकर बड़ा पैकेट बांटा था। इस बैच में आप नहीं थे। चलिए व्यापार और वाणिज्य सुनो। व्यापार और वाणिज्य, कृषि पशुपालन उद्योग धंधा के साथ साथ सैंधववासी जो थे व्यापार और वाणिज्य भी किया करते थे। न केवल कृषि पशुपालन और कला और शिल्प तथा उद्योग धंधा किया करते थे, बल्कि साथ में वे लोग कृषि तथा व्यापार तथा वाणिज्य भी किया करते थे। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो था वह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। जैसे हम लोग बहसी चौक है, धंधुआ चौक है, गाजीपुर चौक है, वहां पर व्यापार का मुख्य अड्डा है। शाम में और नीम चौक तो काफी नामी है। अगर आपको मांसाहारी है तो सुबह सुबह 6 बजे चले जाइए, नहीं मांस मछली सब मिल जाती है। लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, नहीं वो इमली चौक पर चले जाए बोरे में एकदम। अभी मैं भी गाजर लिया हूं, लेकिन थोड़ा सा दे दिया है, मुजराइल तुजराइल, ठीक है, गड़बड़ा गया, लेकिन अच्छा मिलता है। अलुआ लेना, अलुआ का मैं शौकीन हूँ, 2-4 किलो ले लेता हूँ। आज नहीं मिला है, कल मिलेगा। कहा है कि कल लेकर रखेंगे, लेकिन वाणिज्य और व्यापार करो तो दूध में ना आतन का मीठा मिला लीजिए तो और स्वादिष्ट होगा। हाँ हाँ चलिए, तो सुरेंद्र जी की आवाज आपने सुना ना? सुरेंद्र जी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी ना नाम वो नंबर बोर्ड पड़ गए। अब वीरेंद्र जी, ओहो हो सॉरी इस शिवरात्रि भगवान वाला नशा दे ले। सुन, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि माने अलुआ के मीठा रस में घुसा के अब पकाइएगा तो बड़ा स्वाद होता है। हम लोग खाते थे। हाँ, छेद करके अलुआ में रख दीजिएगा। कल शिवरात है, वीरेंद्र जी आयल है। चलिए भांग लेते हैं। चलिए हाँ सुनिए, तो व्यापार और वाणिज्य में हम लोग पढ़े थे कृषि पशुपालन। आपका क्वेश्चन है व्यापार तथा वाणिज्य के विस्तार से लिखे, यही क्वेश्चन आज करेगा। व्यापार तथा वाणिज्य के बारे में विस्तार से तो लिखे है कृषि पशुपालन उद्योग धंधों के साथ साथ सैंधव निवासियों का व्यापार वाणिज्य भी काफी उन्नत था और उनके आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार काफी उन्नत था। आंतरिक माने अपने अंदर और बाहरी माने विदेशों से, विदेश से भी व्यापार होता था। नहीं, उसके बाद इस सभ्यता के प्रमुख स्थल जो मिला है हड़प्पा के मोहनजोदड़ो, जो कि व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। पूछेगा कि व्यापार का प्रमुख केंद्र हड़प्पा का कौन सा स्थल था? मोहनजोदड़ो। सबसे विशाल नगर भी तो वही था। नहीं,
किंतु ये जो व्यापार होता था वह कहाँ से होता था? तो कहता है कि मोहनजोदड़ो से जो व्यापार होते थे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। कौन चीज के माध्यम से? मार्गों के माध्यम से जो व्यापार हुआ करता था। लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था मार्ग, सड़क एक दूसरे से। और अक्सर जो व्यापार का कार्य होता था वो कौन चीज से पता है? जल मार्ग से होता था, नाव के माध्यम से होता था। और वे लोग स्थल मार्ग से भी परिचित थे। ये सड़क जो है स्थल मार्ग से भी परिचित थे। और सिक्कों के प्रचलन न होने के कारण, सिक्का का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय समझते हो ना? 1 किलो चावल दो तो 1 किलो गेहूं देवो, 1 किलो मक्का दो तो हम 2 किलो देवो। हमरा ज़्यादा जरूरी है, तोरा कम जरूरी है तो लेवो, गरज पड़ल है तो लो हम देवो ना। अभी प्याज हम 1 केजी प्याज दो तो 5 किलो लेवो निमन का चावल। मैंने कहे बात हमरा मन ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज। व्यापार वाणिज्य लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? कैसे लिखेगा? लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा उद्योग धंधों के साथ साथ व्यापार वाणिज्य भी काफी उन्नत प्रणाली का था। और वे लोग व्यापार जो करते थे उसका मुख्य व्यापारी केंद्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो था। और दोनों जो था एक दूसरे से स्थल और जल मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए थे और जिसकी बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। और वे लोग चूंकि सिक्कों के से परिचित नहीं थे ना, परिचित नहीं थे। और उस समय सिक्के का प्रचलन न होने के कारण वे लोग वस्तु विनिमय, लेन देन प्रथा चलता था। समझ रहे हैं बात को? और इतना ही नहीं, तौल की इकाई के लिए वे लोग बाटों का प्रयोग करते थे। बाट समझते हो ना? किलो बाट जो पढ़ते हो। और बाट होते थे, उनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का अनुपात होता था। यानी सर्वाधिक जो प्रयोग में आता था 16 इकाई में होता था। नहीं, कई इकाई में होता था? बाट कैसे होता था? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में होता था। मतलब समझ रहे हो? छोटका बटकरा होगा 1 ग्राम, 2 ग्राम या 1 केजी, 2 केजी, ऐसे वाला 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, 8, 16, 32, 64 ऐसे होता नहीं। लेकिन सर्वाधिक जो प्रयोग होता था 16 इकाई में होता था। नापने के साधनों से परिचित थे, दशमलव का प्रयोग करना भी लोग जानते थे बाबू उस जमाने में। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन यहां से भी आ गया व्यापार वाणिज्य में कि आप हड़प्पा सभ्यता के तौल की इकाई के बारे में हमें बताए, तो कैसे बताइएगा? देखिएगा कि सेंधावासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे, जिनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का अनुपात होता था, जिनमें सर्वाधिक जो उपयोग होता था वह 16 इकाई के बाट का। नापने के साधन से भी परिचित थे वे लोग, दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग जानते थे। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल का अभाव था। कच्चा माल समझते हो ना? कच्चा माल मतलब होता है कि जो किसी भी चीज को बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे गहने के बनाने के लिए चांदी या सोने का जरूरत होता है, तो वो जो कच्चा माल था उसका वहां पे क्या था? अभाव था। यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्य या विदेशों से ये सामान प्राप्त करते थे। कहाँ से? जैसे सोना प्राप्त होता था दक्षिण भारत के कोलार खान से या अफगानिस्तान या फारस से। कोई दिक्कत? दक्षिण भारत के कोलार खान से सोना मिलता था या अफगानिस्तान या फारस से। चांदी वे लोग ईरान या अफगानिस्तान से मंगा लेते थे। तांबा खेतरी राजस्थान या बलूचिस्तान अरब से। उसके बाद नील रत्न जो था बदख्श का अफगानिस्तान से। सीसा ईरान अफगानिस्तान से। सेल खरिंग राजस्थान या बलूचिस्तान से। सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र या पश्चिमी भारत से। नीलमणि महाराष्ट्र से। अलाबास्टर बलूचिस्तान से। संग कोरिया सौराष्ट्र दक्षिण भारत से। और जो व्यापार का काम होता था वह जल मार्ग के माध्यम से
होता है। आप पता है कि लोथल, लोथल कहाँ से मिला है? गुजरात से। तो लोथल से गोदीवारा, गोदीवारा मतलब बंदरगाह, यानी गुजरात में लोथल जगह पे क्या मिला था? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है आपको मैंने पढ़ा दिया था कि बंदरगाह वैसा स्थान है जहाँ पे पनिया जहाज, पानी की जहाज अपने सामान को उतारती है या लादती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। एक और बाद में जाके पढ़िएगा पत्तन के बारे में, पत्तन क्या होता है, नहीं तो इसकी जानकारी अभी नहीं दूंगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। तो बंदरगाह बता दिया, पत्तन जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। तो ध्यान रखिएगा, कहता है कि लोथल से गोदीवारा, लोथल से बिना बंदरगाह, ठीक है। और नाव का एक चित्र मिला है, मोहनजोदड़ो में एक बर्तन पर उत्कीर्ण मिला है। मिस्र, सुमेर, क्रीट, मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधी अभिलेखों से इसका नाम मेलुहा मिलता है। याद रखिएगा, मेलुहा कहां से नाम मिलता है? तो बोलिएगा कि मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधी अभिलेख। मेसोपोटामिया में जो अभिलेख प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता से संबंधित, उसमें इसका नाम मिलता है मेलुहा। इसलिए मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है। पूछेगा कि मेलुहा के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप बताइए कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के जो अभिलेख मिले, अभिलेख क्या है भी जान लीजिए। अभिलेख वह शास्त्र है जो मिट्टी, पाषाण, पाषाण माने पत्थर या ताम्रपत्र पर खुदाई करके लिखी जाती थी, जिसे हम लोग अभिलेख के नाम से जानते हैं। और अभिलेख से हमें उस समय के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मेसोपोटामिया में ये पता चल गया। तो इस प्रकार सैंधववासी जो थे, बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार, आंत व्यापार, देखिए इस प्रकार सैंधववासी का बाह्य व्यापार आंतरिक व्यापार की तुलना में काफी समीर था, जिसे यथेष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता की समृद्धि का सर्वप्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार ही हुआ करता था। तो क्या व्यापार और वाणिज्य लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? बोलो एक सुर में, जानते हो तो बोलो हाँ। नहीं बोल, चलो एक लास्ट सुनाएंगे। अब हमारे पास हम शंकर भगवान न है कि भर दिन बैठल रहेंगे या गजा पिएंगे। चलिए व्यापार वाणिज्य अंतिम बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे अगर तो और बढ़िया कि अगले साल फिर बुलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। व्यापार और बाबू लिखना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। यहाँ गरम गरम हाथों से खाला बालमा इसने कहना है वो न मिली मम्मी के, ठीक है। विजय सर आपको गरम गरम यहाँ नहीं लिखाएंगे, आपको सुनाएंगे और लिखना पड़ेगा। तू न सोचे कि मम्मी एकदम हमरा बना बना के ना जैसे बुढ़वा से सनक जाए पुतोहिया के हफ्ते, बाप रे बल गरम गरम खुश है बुढ़वा तो मुस्कुरा रहा कि आए तो बहू आए तो गरम गरम खियाल। अब बुढ़ा ही नहीं समझता कितना दिन गरम है कितना दिन होते गाड़ी ना। चलो याद रखना, नए लोगों को शुरू में अगर सताओगे तो बाद में कई पैसा सुन लेते हो। अरे बहू वाले तो सुविधा ना देवे चाहिए कि लो बहू ई लो ऊ लो ऐसे लो ऐसे लो ना। तो बुढ़वा से टेन हमारा गरम, बिहने गरम, दोपहरिया गरम, रात गरम, तो ठीक है। नहीं, एक साल तक गरम गरम खिला देती है और दूसरा साल से झरुए ले दौड़ती है बुढ़वों पर। हाँ ठीक बात है भाई। कल की बाप रे हमारा जवानी में बड़ा तबाह कर ले रहा है, बोरे न सुते देना ना दोपहरिया। तो याद रखे शादी बुढ़वा से कल के रे। चल आगे बढ़ो। तो ध्यान रखिए नहीं, अब हम लोग ना अब परंपरा बनाएं कि जब बहू आए तो सास माने ससुर जी है, ससुर जी उनको 4-5 दिन खिलाएंगे बना के ना। ये मेथड आना चाहिए, नयका मेथड, तब पता चली। तब अपने ना बुढ़ाऊ कहता थी गरम गरम ना हो, गरम गरम ना ठंडे ठंडे दिया। चलिए, अरे आजकल तो आसान है, अब तो आती है बहुत सारे ऐसा सामान रखने वाला कि हमेशा गर्म रहेगा। नहीं, हाँ हॉटपॉट ले ले ना। तो हॉटपॉट एक बात सुनो, ये 400-500 वाला हॉटपॉट ना खरीदिएगा, एकदम खरीदिए 2-3 हजार या 10-12 हजार या तिलकवा में से 50 हजार वाला खरीदिएगा, ठीक है। खरीद के। और सुनो, आप लोग को हॉटपॉट के बारे में थोड़ा बता दे तो फिर व्यापार वाणिज्य में चलेंगे। हॉटपॉट का जब आप यूज करते हैं
तो आप पानी से उसको मत धोए, ठीक है। धोने का तरीका समझ लो। सबसे पहले तो आप रोटी या कुछ रखते हैं, सूती वस्त्र उस पर रखे, नीचे सूती वस्त्र रख दे और कागज न रखे, ठीक है। सूती वस्त्र रखे और आराम से रखे, उस पर रोटी जितना भी डालना है डालो, ठीक है। और कभी भी उस हॉट स्पॉट को, या हॉट पॉट जो बोलते हो ठीक है, तो हॉट पॉट को लोग क्या करता है कि वह मजना से मजले धोकर, एक तो खराब देखने में लगेगा ना, और दूसरा बात है कि तुरंत ऊपर वाला उखड़ के एकदम चैला हो जाएगा। तो अगर आपको उसको पोंछने का मन है, आराम से कपड़ा भिगाइए, पोंछिए, नीचे वाला जो रखा रहता है उसको हटाइए और प्यार से उसको पोंछ दीजिए, नहीं, और पोंछने के बाद आराम से रखें और उसको बाहर नहीं रखें, गंदा होने हमेशा आराम से रखें। और आपके पास तो आजकल बहुत सारे, अब तो माँ बाप शादी में ही एलईडी टीवी, फ्रिज, गोदरेज, ना जाने क्या क्या दे देती है, मिक्सचर मशीन, बोला हमारी बेटी सुकुमार है ना, वो वॉशिंग मशीन, कौन मशीन, कुछो देना ही चाहे देना। फ्रिज तो अभी मिलबे करती है, गोदरेज मिलेगी, और एगो एलईडी टीवी में एगो खाए ला मिलता है डाइनिंग टेबल, वो लड़की तक कहो हाँ सुतेला, बाप रे। चल अब ना बहको, आइए व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, आप सिंपल सा व्यापार वाणिज्य के बारे में सुने और लिखना पड़ेगा। देखिए कि व्यापार और वाणिज्य, हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा उद्योग धंधे प्रचलित थे, उतना ही ज्यादा प्रचलित था उसका व्यापार और वाणिज्य, जो कि काफी उन्नत किस्म का था, उन्नत प्रणाली का था, जिसमें व्यापार और वाणिज्य जो हुआ करता था वह जल मार्ग या थल मार्ग के माध्यम से हुआ करता था। और दूसरी बात कि हड़प्पा वासी जो थे व्यापार में मुख्य रूप से न केवल आंतरिक भागों में बल्कि बाह्य भागों में भी वे लोग क्या करते थे। बाह्य भागों का मतलब देश विदेश से भी व्यापार हुआ करता था। और चूंकि वे लोग सिक्कों का प्रचलन उस समय नहीं था, यानी परिचित नहीं थे, इसीलिए वे लोग विनिमय प्रणाली का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का जो मुख्य केंद्र था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसके बीच की दूरी 483 किलोमीटर हुआ करते थे। सैंधववासी व्यापार में तौल के लिए बाट का जो प्रयोग करते थे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, याद रहेगा ना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 बाटों का प्रयोग करते थे, जो सर्वाधिक प्रयोग में 16 सर्वाधिक ना प्रयोग में 16 इकाई के बाट का प्रयोग किया करता था, नहीं। और वे लोग दशमलव प्रणाली से भी परिचित थे, इसलिए मापन यानी नापने का भी ज्ञान उन लोगों के पास था। हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों से भी, दूसरे राज्यों के साथ भी अपना व्यापार व्यवसाय करते थे। क्योंकि कच्चे माल का अभाव था, इसीलिए वे लोग सोना, चांदी, तांबा, सीसा, सेलखर, सुलेमानी, नीलमणि आदि दूसरे देशों से भी मंगाया करते थे। तो इस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य क्या हुआ, समाप्त। अब सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। आखिर कोई ना कोई तो लाल पैदा लिया होगा, नहीं, जो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया होगा, होगा कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता है बाबू लोग, उस सभ्यता के निर्माता को लेकर बहुत सारे मतभेद है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान काल का पता सही से चलता है क्या, बिल्कुल नहीं चलती। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया यह पता भी हम लोगों को सही ढंग से नहीं चलता है। कुछ लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गुहा एक विद्वान थे, जिन्होंने बताया कि मंगोल, आग्नेय एवं एल्पाइन अर्थात मिश्रित जाति के लोग जो थे उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किए। दूसरा था रंगनाथ राव, उन्होंने कहा कि निर्माता बहुजातीय थे, जिनमें आर्य भी एक थे। इन लोगों का कहना था कि आर्य जो लोग थे मध्य एशिया से जो आए थे गाय को चराने के लिए या अपने चारे की खोज में आए थे, वे लोग जो इसके निर्माता थे। जी गार्डन ने कहा सुमेरियन लोगों ने किया।
उसका श्री राम प्रसाद चंद्रा कहते हैं कि व्यापारी वर्गों ने इसका निर्माण किया। डॉक्टर व्हीलर कहते हैं कि द्रविड़ जो लोग था वही इसका क्या था, मुख्य निर्माता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह मत सर्वाधिक मान है और इन्होंने कांस्य युग सभ्यता को जन्म दिया। याद रखिएगा, पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है, तो आप लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह सर्वमान्य है, यही सर्वाधिक मान। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में सर्वाधिक मान्य जो बातें वो कौन है, तो बोलेगा द्रविड़ जाति के लोग। कौन लोग हैं? द्रविड़ जाति के लोग। याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में सर्वमान्य या सर्वाधिक मान्य जो विचार है वह कौन है? द्रविड़ जाति के लोग। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल की बात करें या सर्वाधिक मान्य काल की बात करें 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और सर्वाधिक मान्य अगर निर्माता की बात करें तो वह है द्रविड़ जाति के लोग। द्रविड़ जाति के लोग। याद हो गया सबको? बच्चे लोग पीछे, मधु जी आप कृपया खड़े हो जाए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। प्लीज स्टैंड अप। 1 सेकेंड के अंदर खड़ा होना होता है, पता है ना आप लोग का रूल। तो आइए मधु जी, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि आप हमें बता दें क्या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में क्या सही कथनों के रूप में आंसर दिया जा सकता है? यस या नो? नो, नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? चूंकि अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत पेश किया, और चूंकि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उस समय का कि हम उसके बारे में जानकारी दे दे। नहीं तो कैसे पता चला? पूरा तात्विक वस्तु के आधार पर। तो जिन लोगों को जो मन किया, न कैसे कि पराई धन को जैसे मन किया वैसे उड़ा दी, पराई बेटी को जैसे तंग करना था ना, ससुराल वालों ने तंग कर दिया, मेरे जिगर के टुकड़े को बर्बाद कर दिया, ऐसे न बोलते हो। अगर हम जानते कि यही हाल होता तो मैं अपनी बेटी कभी उस घर में लेकिन फिर कहता है बड़ा अच्छा बाप कि ऐसा दामाद फिर हमारा नसीब में। लेकिन जब शादी होता है तो दामाद हो जाता है कुत्ते की जाति। नहीं रियली। अच्छा, शादी से पहले कहे बाप रे ऐसा लड़का, ऐसा घर, ऐसा खानदान न मिलत, और जब शादी हुई तो कहे कि ऐसा बर्बाद, ऐसा खराब, ऐसा निकम्मा ना बानर, बोल ऐसा न भगवान बोल कौन गत करवेला हमरा। तो सुनिए, मधु जी खड़ी आपको जवाब दे रही है। चलिए मधु जी बताइए, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य निर्माता का मत है वो कौन है? कौन इसके बारे में सर्वाधिक मान्य है कि निर्माता कौन है? अभी मैं 5 बार 10 बार बोला हूं। मैं द्रविड़ जाति के जो लोग थे, कौन थे? द्रविड़ जाति के जो लोग थे वो सर्वाधिक मान्य। आप बता दीजिए हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य या सर्वाधिक मान्य काल है वह क्या है? कब से कब तक? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और सर्वाधिक मान्य निर्माता का जो बात है वह कौन थे? द्रविड़ जाति के। याद कर लो बाबू, जिंदगी 2 पलों का मेला है, कल शिवरात्रि में नाचना है। चलिए तो ध्यान रख। तो बैठ जा मधु। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह मत सर्वाधिक मान्य है। और इन्होंने कौन युग को जन्म दिया था? कांस्य युग को जन्म दिया था। पूछेगा कांस्य युग का जन्म किसने दिया? द्रविड़ जाति के लोग। कौन दिया था? लेकिन हर खूबसूरत चीजों का एक न एक दिन क्या हो जाता है? लगातार 6 क्लास, ये 7वां क्लास चल रहा है, नहीं 8वां क्लास चल रहा है, नहीं लिखे 8वां क्लास चल रहा है। 7 दिनों से हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की चहल पहल को जाना, लेकिन हर चीज का एक न एक दिन क्या होता है? तो आज आपके आंखों के सामने एक खूबसूरत बेटी के जो विदा किए थे, ससुराल वाले ने जलाकर भस्म कर दिया। क्यों? दहेज के लिए। लेकिन आजकल की लड़कियां के अगर जलाने जाएगा ना, लड़कियों का पहला ही ममोड़ कर जला देगी। नहीं, चलिए जला देना है, वैसे लोभी के पास रहना भी नहीं है। रिश्ता हाँ नहीं, रिश्ता देखो, रिश्ता बड़ी चीज है, लेकिन विश्वास से बड़ी कोई चीज, और घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की और शेरनी की तरह जीकर चले जाए ना। चलिए, और हमारे तो सब शेर और शेरनी ही है।
अगर एक बार दहाड़ेगा तो सारे लोग नीचे उलट जाएगा। अच्छा बताओ, क्या इसमें से कोई भी लड़का लड़की को कोई रोड पर धमका सकता है? नहीं, देव में दम रहेगा तो पचौनी जरूर निकाल देगा ना। चलिए, कुछ नहीं करना। अरे अपनी सुरक्षा का दो ही तरीका होता है, लड़कियों लोग को भी मैं बताऊं, लड़कों को भी एक ही तरीका है। अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती या गलत करने का नजरिया रखता है, कुछ नहीं करे, अगर अकेले हो तो एक ही काम है, नाक आपको दिखता है, किसी भी प्रकार से नाक पर अगर एक फैट मार दिया जाए, समझ गए? बस सबसे आसान तरीका बताता हूं। अगर नाक पर एक फैट मार दिया जाए, लड़का या लड़की, तुरंत आदमी बेहोश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुरंत बेहोश होता है, ठीक है। और उसके बाद तो हमारी काम बन गई, ठीक है। तो सुनिए, और आजकल तो हम देखें लड़की लोगों को एक और चीज, एक तो मिर्ची का आता है एक स्प्रे, आराम से तंग किया तो भीड़ में जाती है, छीट देती है, उसके बाद धुलैया शुरू है, गांव वाला हल्ला। और अभी देखिए एक और, मिर्ची वाला अगर स्प्रे न मिलता है तो अभी देखिए, अभी दर्द वाला जो आता है स्प्रे, हाँ, अरे हम नहीं जानते थे। कल एक लड़की को देखे मैं वहां पे, वो रख ले थे, हम कहले काला रख ले रे, तब सर जी ये कुत्ते जाति के लिए हैं। तो हम कहे इससे क्या होगा? मैं आप लोगों को नहीं कर रहा हूं, मैं कुत्ते शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो हमारी माँ बहनों को तरपाते हैं, तंग करते हैं, उसके लिए। तुम मत समझना रे ना, तो हम तो अपने गाली देते हैं। चल आगे बढ़िए। तो वो चीज है, वो रख लेते, हम कहे कि इससे क्या होगा? तो सर कुछ नहीं, तंग करेगा ना, भीड़ में जाएंगे हम, अब बस प्यार से, तो 2 सेकंड के काम है, छीन भी नहीं सकते कि उसको क्या पता सेंट है, मारेंगे भला ऐसे एने में है एने घुमा देंगे। तरीका समझो, ओकरा लगता है कि छीटा तो ना अपना पैसे मारता है, तो अपना पर मारते तो समझ जाते अच्छा एक स्प्रे है ना। अब बस ओकरा बाद टन आंख तो कैसू मरा ही जाएगा उस पर, नहीं, और खत्म कहानी। ओकरा बाद बाबू अगर आंख में मार देंगे ना आपको, मुंह बेहतरीन जलन, आंख तो खुलेगा नहीं आपका, बहुत डेंजर होता है, आंख भी डैमेज हो सकती है, समझे? तो ये सबसे अच्छा उपाय है। मैंने कहा वाह, मिर्च के जगह पे नया मिर्च आ गया। आइए, लेकिन याद रखिए, हम लोग भी जब जवान होते हैं तो किसी को लगाते नहीं हैं, चाहे खूबसूरती में हो चाहे ताकत में हो, क्योंकि नया खून जो है खौलता है, मन करता है कि कन्ने घिंचाए, लेकिन इसी को जो बर्दाश्त कर लेता है महान बन जाता है। नहीं, हम लोग को कभी भी लड़ाई झगड़ा में उलझना नहीं चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, बात खत्म है। नहीं, लेकिन बार बार अगर सांप के बिल्ला में हाथ घुसाएगा तो छोड़ देगा। तो जिस प्रकार से मनुष्य का, अभी हम लोग कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, एक समय आएगा गाल लटक के, दांत ना, दांत गया, बाल पूरा व्हाइटो रहे तब न, रहे तब न, ये बलवा तक। लड़की लोग को तो फायदा है कि न झड़ता है उतना, नहीं, लड़की लोग का फायदा है कि नहीं, लड़की का फायदा है कि पूरा बाल नहीं उड़ता है कभी नहीं, लेकिन लड़का लोगों को तो अफसोस है, ये गायब, ये तीने गायब हो जाता है, जा रहा है ना। हाँ चल, तो अरे सबका होता है, लेकिन लड़की लोग नसीब वाली हो, तुम लोग का बाल नहीं गिरेगा। तो आइए, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का भी एक दिन क्या हो गया? विनाश। बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन कैसे हुआ? आखिर इतनी खूबसूरत, जहां पे तालाब जो बनाए गए थे पानी इकट्ठा करने के लिए, एक तालाब नहीं थे, 7 तालाब थे, और एक तालाब बहुत बड़ा, एक तालाब में जब पानी बाढ़ था भरता था तभी दूसरा में गिरता था, दूसरा भरता था तभी तीसरा में, इस प्रकार से 7 तालाब भरता था, तब तक सारा पानी ही समाप्त हो जाता था। अभी है हम लोग के पास कुछ? आज हम लोग इस युग में, लेकिन क्या बाढ़ से आने से बचने का उपाय है? उपाय था, और उसका फायदा भी था। उसी पानी को लोग कृषि में उपयोग करते थे, गर्मी के दिनों में सिंचाई के लिए। कितना लाजवाब। प्लस हड़प्पा सभ्यता के चारों ओर खाई बनाया गया था, ताकि एक तो पानी भरे और दूसरा
लोग कोई आक्रमण न कर सके। कितना सुरक्षित। लेकिन कहावत है कि जब अंत आता है ना, नहीं, कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं, तो जब विनाश आता है तो आपका सारा बुद्धि क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। समझ रहे हो? तुमको अगर अच्छा चीज भी देंगे ना तो तुमको लगेगा जौहरे दे रहा है। नहीं, एक और बात, कल शिवरात है, आप किसी भी व्यक्ति अनजान से ज्यादा बातें न करें कहीं भी जाते हैं। दूसरी बात, आप किसी के सामान को न खाएं। तीसरी बात, अगर ग्रुप में चलते हो तो एक जगह का सामान सभी लड़कियां न खाएं। समझ गए? क्योंकि कुछ होता भी है तो एक दो को ही होगा। समझ गए? ये ना कि सब एक जगह उल्टल है हो। चलिए, क्या कि हल्ला करने के लिए भी तो लोग चाहिए। और अनजान लोगों का, तुम लोग का आदत है पानी किसी से मांगना नहीं, भूल कर भी, ठीक है, कहीं भी। और कितना भी आपको खाने के लिए कुछ दे कोई, अनजान लोग से कभी मत खाना। ज्यादा कोशिश करो कि अनजान से बातें न करे। इन लड़कियों का तो आदत है जो, अरे नहीं है, अरे उस दिन हम राजगीर लेके गए, लड़कियां देखे कि उन्हें कोई मिल गया बुढ़िया, बैठ कर बतियाले। और लड़की का दुश्मन लड़की ही होता है। ठीक है, आजकल जितने भी लड़कियों को बेच दी जाते हो, कौन करवाता है? आप ही की उम्र की लड़की या बुढ़िया। समझ रहे हो? आप ही की उम्र की वो लड़की रहती है, वो जानती है कि क्या चाहिए इसको, एकदम पुलाएगी, बढ़िया बढ़िया बात, एकदम निम्न निम्न चीज खरीद कर लाएगी, और खल ही कि बस बोरा में कसेल ले। चले, तो ये सारा भी चीज है, लिखा भी रहता है। अनजान, देखिएगा यात्रा पर जाए तो लिखा था, अनजान लोगों से दूरी बनाए, कृपया उससे, क्योंकि बात करोगे तो अपनापन होगा। और तुम लोगों को तो बड़ा अच्छा कोई लगने लगता है, मीठी मीठी बोला। लड़की की आदत है, अगर कोई मीठ मीठ, बाप रे बहुत निम्न आदमी है, तो गए। आपका जिंदगी भी उस दिन हुआ क्या कि हम यात्रा पर गए, तो वो ड्राइवरा जो था प्रेम के चक्कर में पड़ल था। वो अपन प्रेम कहानी सुना रहा है, में तो बड़ा मधुर बात लगता है। लड़की सब खूब सुनी, आ घरे आकर कहते सर जी ड्राइवर तो बहुत निमन था। हम कहले की बात बढ़िया। अरे माने तू 2 मिनट बतिया ले तो बड़ा निमन आदमी हो गए आए, तब तो बड़ा अच्छा शादी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सुनो बच्चे लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अच्छा, जब हड़प्पा सभ्यता तो काफी विकसित सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन कैसे हुआ, आज तक किसी को भी सही सही पता नहीं चल पाया। बहुत सारे पुरातात्विक आए और गए। कुछ लोगों का देखिए कैसे आंसर तैयार करना है। आपके जो बुक में लिखा है मैं उसको पहले सुना दूं। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनो उन्मुख रही। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। 2वीं शताब्दी के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह ही इसके पतन को लेकर भी विद्वान एकमत नहीं है। सर्व श्री मार्शल मैके SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी की बाढ़ बताते हैं। नदियों में बाढ़ आए और जिसके कारण समाप्त हो गए। चूंकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, और मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में या खुदाई से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की परतें मिली है। मैके महोदय को चनहुदरों से, आराम से सुनो, लिखना आप ही को पड़ेगा। मैके महोदय को चनहुदरों से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार SR राव को भी लोथल, भाग जाओ आदि से भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले। अतः इनका संयुक्त निष्कर्ष है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण थी। नदी में आने वाली बाढ़ को यदि पतन का प्रमुख कारण माना जाए तो यह प्रश्न उठता है कि नगर
जो नदियों के तटे पर अवस्थित नहीं, तो उनका पतन कैसे हुआ। अतः निश्चित ही सभ्यता के पतन के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी रहे होंगे। इस तारतम्य में मार्टियर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड एवं पिगट आदि विद्वानों ने बाह्य आक्रमण को पतन का कारण माना है। बाह्य आक्रमण, पहला कारण था बाढ़ का आ जाना और दूसरा कारण था बाहरी आक्रमण। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया एवं वहां के लोगों की हत्या की गई। व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया एवं वहां के लोगों को मार डाला। आर्यनस्टाइन, A.N. घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं। विनाश का M.R. साहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक जल प्लावन को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स एवं H.T. लैम्बरी के अनुसार नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का कारण बना। नदियों का मार्ग बदल लेना नहीं। इनके अलावा समय समय पर आने वाले भूकंपों को भी नगरों का विनाश हुआ। KUR कनेडी मलेरिया एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पतन का जिम्मेदार मानते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों से मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश हुआ। इस तारतम्य में बीबी लाल का यह कथन काफी प्रयुक्त होती है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण, व्यापार में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई और नगरीकरण का अंत हो गया। तो अब सवाल आता है कि आप लोग कैसे लिखेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। अब कौन कौन कारण थे, तो अनेक विद्वानों का अपना अपना अनेक मत है। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला बोल सकते हैं आप लोग, बाढ़ का आना। पहला कारण क्या था, बाढ़ का आना। हो सकता है कि बाढ़ आया हो और पूरी सभ्यता क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो। दूसरा, पता चलता है यानी बाढ़ का आना मतलब कहां, तो नदी में आने वाली बाढ़, पहला कारण। दूसरा कारण, कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? ये पूरा आ रहा है। तीसरा कारण जो था, सूखाग्रस्त हो जाना। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पतन के अनेक कारण, उसमें से सूखाग्रस्त, यानी हो सकता है कि अचानक जो है वहां पे बाढ़ नहीं आई होगी, पानी नहीं हुआ होगा, वर्षा नहीं होगी, जिसके कारण सूखाग्रस्त हो गया और जिससे उसका पतन हो गया। चौथा कारण है नदियों के मार्ग बदल जाना। नहीं, हो सकता है कि नदी जिस ओर से बह रही थी उस ओर से न जाकर नदियां क्या कर ली होगी, रास्ता चेंज कर ली होगी और जिसके कारण वहां पे सूखाग्रस्त हो गया होगा और जिससे अन्न नहीं उपजते होंगे, लोग भूखे मरने लगेंगे। नहीं। पांचवा कारण है समय समय पर भूकंप का। हो सकता है कि समय समय पर जो भूकंप आती रहती होगी जिसके कारण सारा चीज क्या हो गया होगा, तहस नहस। मलेरिया एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो मलेरिया और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण हो सकता है कि सारे के सारे लोग उससे ग्रसित होकर समाप्त हो गए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये सब है कि जलवायु परिवर्तन। हो सकता है कि जलवायु ही चेंज हो गया हो, ज्यादा मौसम ठंड हो गया होगा या ज्यादा गर्म हो गया होगा, जिसके कारण मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा। प्रदूषित वातावरण, चूंकि नगरीय सभ्यता थी तो प्रदूषण भी समय समय पर बढ़ते रहता था और जिसके कारण उसका विनाश हो गया। और व्यापार में आई भारी गिरावट, चूंकि अन्न उपजते नहीं थे, सूखाग्रस्त हो गया होगा, नदियों का चेंज कर लिया होगा रूट, जिसके कारण व्यापार में भारी गिरावट आ गई होगी और इस प्रकार ये समाप्त हो गए। तो आज की सभा यही तक, फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।